Please like, subscribe and press bell icon for all notification. an equal to summation k from 1 to n upon n square plus k for n belongs to set of natural number, then the sequence an is convergent, bounded but not convergent, diverges to infinity, neither bounded nor diverges to infinity. तो इस तरह से हमें एक सीक्वेंस an गिवन है और an सीक्वेंस का जो nth टर्म है वो इस एक्सप्रेशन के द्वारा या समेशन के द्वारा वो भी हमें गिवन है। अब हमें इस सीक्वेंस an की कन्वर्जेंस चेक करना है कि क्या ये कन्वर्जेंट है या नहीं है, और है तो किस नंबर को कन्वर्ज करेगी वो तो हमें खैर नहीं पता करना, लेकिन अगर कन्वर्ज है तो वो एक नंबर को तो अप्रोच करेगी ही करेगी, जिसको हम लिमिट बोलते हैं, लिमिट ऑफ सीक्वेंस। तो सबसे पहले इस सीक्वेंस की अगर मुझे कन्वर्जेंस की बात करनी है तो मुझे इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी होगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an। और तरीके से भी आप इसकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस बता सकते हैं, मैं लेकिन लिमिट कॉन्सेप्ट को यूज कर रहा हूं। तो लिमिट ऑफ ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन n अपॉन n स्क्वायर प्लस k और k रनिंग फ्रॉम 1 टू n। अब आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा होगा डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम या समेशन। अगर इस कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पर यूज करता हूं तो आप यहाँ पर देखिए ये क्या मुझको देगा, मैं यहाँ से डिनोमिनेटर से एन स्क्वेयर कॉमन लेता हूं तो ये होगा 1 अपॉन 1 प्लस के अपॉन एन स्क्वेयर, और यहाँ पर 1 अपॉन एन आपको इस तरह मिल जाएगा। और ये समेशन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और k रनिंग फ्रॉम 1 टू n इस तरह से मिला। अगर आपको इसमें डेफिनेट इंटीग्रल का यूज करना है तो उसके लिए 1 अपॉन एन को हम रिप्लेस कर देते हैं dx से, कोई भी वेरिएबल, एग्जांपल के तौर पर मैंने x ही ले लिया, और जो इसके अपर और लोअर लिमिट है वो तो आप निकाल सकते हैं, लोअर तो हमेशा 0 होती ही है, और अपर क्या होगी, अपर होती है k मैक्स, क्योंकि यहाँ पर समेशन k पर डिपेंड था तो k मैक्स अपॉन n, और k आपका n तक जा रहा है तो n अपॉन n यानी कि 1। तो यहाँ पर हमने अपर लिमिट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, 1 अपॉन एन को तो रिप्लेस कर देंगे आप dx से, समेशन को रिप्लेस कर देंगे आप इंटीग्रेशन साइन से, लेकिन k अपॉन एन जिसको हमें x से रिप्लेस करना है, यहाँ पर k अपॉन एन ना आकर क्या आ रहा है, k अपॉन एन स्क्वायर आ रहा है। हमारा क्या आ रहा है, हमारा आ रहा है k अपॉन एन स्क्वायर, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब आपको ये पता करना है कि अगर कोई स्टूडेंट इसको डेफिनेट इंटीग्रल से अप्रोच करता है तो आखिर ये प्रॉब्लम कैसी है और इसको रेक्टिफाई कैसे किया जा सकता है। बहरहाल इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं तो इसका सॉल्यूशन हम कर लेते हैं। एक्चुअली में इसका सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे हम, ये मैं आपको बता देता हूं। और तो यहाँ पर देखिए जो ए एन आपको गिवन था, सबसे पहले आप उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लीजिए। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर लिखते हैं तो एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस 2 एंड सो ऑन, एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन, आपने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया। अब आप एक मैथमेटिशियन की तरह सोचिए कि ये जो टर्म्स हैं इसकी इसके न्यूमरेटर तो सभी के सेम है, न्यूमरेटर सभी के सेम है। अगर इसके डिनोमिनेटर में मैं स्लाइटली चेंज कर दूं तो इसके जो बिहेवियर होगा ए एन का वो सम हाउस के आसपास ही होना चाहिए। तो मैं इसमें थोड़ा सा इसके डिनोमिनेटर में क्या तो मैं इंक्रीमेंट कर देता हूँ या डिक्रीमेंट कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें डिनोमिनेटर में डिक्रीमेंट कर देता हूँ, तो ये क्या करता हूं मैं, एन अपॉन एन से ये लेस होगा, क्योंकि मैंने अगर इसमें डिनोमिनेटर को कम कर दिया तो इसका कोसेंट ज्यादा होगा, तो ये एन अपॉन एन स्क्वायर से लेस होगा, ये वाला टर्म लेस देन इक्वल टू लिख लेते हैं। तो ये भी ऐसे ही 1 अपॉन एन स्क्वायर से, और ये भी आपका ऐसे ही एन अपॉन एन स्क्वायर से। और ये क्या है, ये आपका आप देख सकते हैं एन टाइम्स ऐड हो रहा है, तो एन अपॉन एन एन स्क्वायर, इसको मैंने एन टाइम्स लिखा तो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया तो ये 1। तो अगर मैं इसको एक सीक्वेंस बोल देता हूं, इसको मैं एक सीक्वेंस बोल देता हूं जिसको मैं सी एन बोल देता हूं सपोज करो, जो कि कांस्टेंट सीक्वेंस आई और ये आई मेरे लेस देन इनइक्वालिटी से, तो यानी कि हमें ये पता चल गया है ए एन जो है वो लेस देन है सी एन से। और अगर मैं इसमें थोड़ा सा यहीं पर चेंज कर देता हूं जैसा कि मैंने यहाँ पर किया था, तो मैं इसको ग्रेटर बनाने के लिए इसको इंक्रीज कर देता हूं डिनोमिनेटर को, एन को
इंक्रीज करने के लिए मुझको डिनोमिनेटर को इंक्रीज करना होगा, यानी कि इसको कम करना होगा, इसके रिजल्टेंट को। तो ये क्या होगा, मैं यहाँ पर n इसको रिप्लेस कर देता हूँ इस तरह से n, और ये n चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, n अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन, और ये हाउ मेनी टाइम्स, ये भी n टाइम्स आएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आया एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन आया। और अगर आप इसके लिमिटिंग लिमिटिंग वैल्यू की बात करें तो इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो 1 होगी, क्योंकि एन स्क्वायर से आपका एन स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, या हायर कॉफिशिएंट का, वो हायर हायर डिग्री पॉलिनोमियल का कॉफिशिएंट क्या है, 1, और डिनोमिनेटर में भी हायर डिग्री पॉलिनोमियल का कॉफिशिएंट 1 है, तो 1/1 इसका लिमिटिंग वैल्यू भी 1 होगा। तो आपने देखा, इसको मैं कॉल कर देता हूं बी एन। तो जो ए एन है वो किसके बीच में लाई कर रहा है, बी एन और सी एन के, और इनका बी एन और सी एन का जो नेचर है वो क्या है, ये कन्वर्ट्स करता है 1 को और ये भी कन्वर्ट्स करता है 1 को। तो ए एन भी किसको कन्वर्ट्स करेगा, 1 को। ये हम श्योरली कह सकते हैं, एक सैंडविच थ्योरम होती है उसके द्वारा, या स्क्विज थ्योरम, स्क्विज थ्योरम से हम इसको कह सकते हैं कि ए एन का जो लिमिट होगा वो भी 1 होगा। अब देखिए इसमें क्योंकि एक कन्वर्जेंट हो गया है तो बाउंडेड भी होगा, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, तो ये भी हमें पता चल गया है। अगर इसके हमें बाउंडेडनेस के बारे में पता करना था तो वो तो हम इजीली कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर 1 था। इसको मैं फिर से चेंज कर देता हूँ, ये हमारा 1 था, ये हमारा 2 था, और इस तरह से ये था। तो आप यहाँ पर देखिए n अपॉन एन स्क्वेयर प्लस 1 ये किससे लेस देन होगा, ये आपका 1 से तो लेस है ही, तो मैं डायरेक्टली इसको 2 से कर देता हूं सभी को। तो सारी की सारी एन किससे लेस हो गई, एन लेस देन हो गया है आपका सारा का सारा सम ऑफ ऑल दीज 2, इन सभी 2 का सम से वो लेस होगा, यानी कि इसको हम एल कॉल कर देते हैं या एम कॉल कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको एक इसका अपर बाउंड मिल जाता है, और ये जो ए एन है वो आपको दिख ही रहा है कि सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स है, ठीक है। तो यानी कि ए एन जो है उसकी सारी की सारी टर्म 0 से बड़ी होंगी, और एक एम जिसको मैंने बताया अभी एम, वैसे एम भी हमने एक इसका एम का एक लोअर बाउंड भी पता कर ही लिया है कि वो 1 होगा, ठीक है। इसके अपर बाउंड और भी हो सकते हैं, 1 है तो 2 भी होगा, 3 भी होगा, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स, बट हमने एक इसका लिस्ट अपर बाउंड भी हमने कैलकुलेट कर लिया जो 1 होगा। तो इस तरह से हमने इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में बात कर ली है। तो यहाँ पर ये इसको सॉल्व करना कोई हार्ड प्रॉब्लम नहीं था, इसके लिए सिर्फ मैंने जो वीडियो बनाया है वो इसलिए बनाया है कि अगर हम इसको डेफिनेट इंटीग्रल से अगर इसको अप्रोच करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम, तो क्या इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, या इसको हमें किस तरह से रेक्टिफाई करना चाहिए एज ए स्टूडेंट, या अगर आप किसी हायर मैथमेटिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस तरह के जो कॉन्सेप्ट होते हैं ये आपके सब्जेक्ट पर डेप्थ पकड़ बनाते हैं, ठीक है। तो इसको सोचना बहुत ही जरूरी हो जाता है। द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इज। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स जब भी आपको आते हैं कि इसके कितने रियल रूट्स या कितने टोटल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, या पॉजिटिव रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे या नेगेटिव रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे, तो आपके पास डिस्कार्ट रूल ऑफ साइन होता है, उससे आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, जो हम अपने एलिमेंट्री या स्कूलिंग में अपने सीखते हैं। दूसरा, अगर आप इसको प्योर मैथमेटिक्स के हिसाब से करना चाहते हैं, यानी कि कैलकुलस के अकॉर्डिंग, तो आप इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। मतलब इस तरह की प्रॉब्लम को आप 2 या 3 तरह से आप कर सकते हैं, जैसे कि पहला तो आपको मैंने बताया डिस्कार्ट रूल ऑफ साइन चेंज, और दूसरा जो मैंने बताया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अगर कोई 2 पॉइंट हैं जहां पर मान लीजिए फंक्शन निगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है, इसका मीनिंग है कि ये सपोज करो एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, अगर ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो वो तभी जा सकता है जब वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, या अगर हम ये कहें पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करके ही नेगेटिव पर आएगा। तो इससे भी हम ये बता सकते हैं कि हाँ, कम से कम या ज्यादा से ज्यादा
कितने रूट एग्जिस्ट करेंगे। अगर तीसरा हम इसके कॉनकेव अप और कॉनकेव डाउन से भी इसको बता सकते हैं। मतलब डेरिवेटिव कहाँ पर जीरो है। मान लीजिए अगर फंक्शन का डेरिवेटिव, सपोज करो ये फंक्शन हम इसको एफ एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं, अगर इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाता है तो इसका मतलब है क्या तो ये कैप शेप का होगा या कप शेप का होगा। कैप या कप का मीनिंग क्या है, अगर हम एक एक्स एक्सिस इस तरह से पास करें तो इसका मीनिंग हुआ कि एटलीस्ट इसके 2 पॉइंट पर ये फंक्शन जो है, मैं ये नहीं कहूंगा कि एटलीस्ट या एटमोस्ट, तो हो सकता है कि 2 पॉइंट पर फंक्शन के रूट्स एग्जिस्ट करें, क्योंकि अगर आपका कैप शेप है तो वो इस तरह से एग्जिस्ट कर सकते हैं, यानी कि 2 पॉइंट पर वो काट सकते हैं। इस सिमिलरली यानी कि इसी तरह मैं ये भी कहूंगा कि अगर वो कप शेप में है तो वो 2 जगह पर इंटरसेक्ट कर सकता है, तो उस हिसाब से इसके 2 रियल रूट एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर डिस्कार्ट रूल के अकॉर्डिंग हम इसको करते हैं तो ये जो फंक्शन है, सपोज कीजिए ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस वन, या तो इसको एफ एक्स बोल दिया, और अगर मैं इसको इक्वेट करा देता हूँ जीरो से तो मैं इसको इक्वेशन बोल दूंगा। तो यहाँ पर देखिए एक ही साइन चेंज है, पॉजिटिव से निगेटिव, और तो इसका मतलब है ओनली वन पॉजिटिव रियल रूट। अगर मैं x को माइनस एक्स से रिप्लेस करता हूं तो ये हो जाएगा एफ एक्स जो है एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस वन, तो आप यहाँ पे निगेटिव निगेटिव निगेटिव, कोई साइन चेंज नहीं है, यानी कि जीरो नेगेटिव रियल रूट, यानी कि टोटल रूट कितने हो गए, एक पॉजिटिव है और नेगेटिव कोई नहीं है, तो टोटल रूट्स हमारे पास हो गया ओनली वन। यानी कि इसके टोटल रियल रूट्स जो पूछे गए थे, अब हमें आंसर भी पता चल गया, इसका एक रियल रूट होगा। और अगर हम इसको, जैसे मैं बता रहा था, इसको डेरिवेटिव के हिसाब से भी कर सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस वन, तो इसका डेरिवेटिव एफ एक्स क्या होगा, वो होगा 3x² प्लस वन। तो ये जो डेरिवेटिव है ये कभी भी जीरो नहीं होगा, यानी कि क्योंकि ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है और ये भी पॉजिटिव टर्म है, और ये दोनों ही पॉजिटिव टर्म्स हैं सभी एक्स के लिए जो कि रियल नंबर से आ रहे हैं या रियल सेट से आ रहे हैं। तो फंक्शन का डेरिवेटिव कभी भी जीरो नहीं होगा, फंक्शन का डेरिवेटिव कभी भी जीरो नहीं होगा। इसका मतलब हुआ कि वहां पर कप या कैप शेप कभी नहीं बनेगा। और हम ये भी बता सकते हैं कि ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, बिकॉज ऑफ ये स्क्वायर वाली टर्म है और ये आपका पहले से ऑलरेडी पॉजिटिव है, नेचुरल नंबर है, तो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा। इसका मतलब हुआ कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, मतलब अगर ये एक्स एक्सेस है तो फंक्शन क्या तो ऐसे कॉनकेव अप की तरफ इंक्रीज करेगा, वो सॉरी इंक्रीज करेगा इस तरह से, या वो इस तरह से इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करने के दो ही तरीके हो सकते हैं, तो इस तरह से फंक्शन इंक्रीज करेगा तो वो एक्स एक्सेस को इंटरसेक्ट करेगा कहीं ना कहीं पर। और अगर हम ये देखें कि फंक्शन की जीरो पर वैल्यू क्या है, तो फंक्शन की ये थी एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस वन, ये था हमारा एफ एक्स। अगर मैं इसको बोल दूं तो यहाँ पर जीरो प्लस जीरो माइनस वन, यानी कि ये हमें पता चला कि एफ जीरो जो है वो माइनस वन है। और अगर हम एफ एफ वन पॉजिटिव वन पर देखें तो एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस वन ये था हमारा, तो इसमें वन पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वन प्लस वन माइनस वन, यानी कि जीरो, या सॉरी वन हो जाएगा। तो यानी कि 2 पॉइंट हैं, एक जीरो है एक वन है, और एक नेगेटिव वैल्यू आता है और एक पॉजिटिव वैल्यू आता है, और फंक्शन इंक्रीजिंग है तो वो इसी तरह से जा सकता है, यानी कि वो एक्स एक्सेस को एक जगह पर इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा। तो इसका एक रियल रूट होगा, और इस तरह से हमने इसको बताया। तो आप इसको जिस तरह से भी आपको इजी लगे आप उसको कंसिडर कीजिए, इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और इसका ऑप्शन जो है वो बी सही है। द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन लिमिट n tends to infinity and limit is over summation over k, and this summation is running from k equal to 1 to n 1 upon within square root n square plus kn। तो इसका मीनिंग क्या है, अगर मैं n को 10 सेट कर देता हूं तो ये जो समेशन है अप टू 10 सम तक जाएगा। इसका मीनिंग हुआ कि k को हमें 10 तक लेना है, तो यानी कि 1 अपॉन स्क्वेयर रूट 10 स्क्वेयर प्लस 10 इंटू 10, ये 10 n के लिए है और ये k के लिए है। इससे पहले की जो टर्म होगी 1 अपॉन विद इन स्क्वेयर रूट 10 स्क्वेयर प्लस 10 इंटू
9, इससे पहले की जो टर्म होगी वो आप चेक कर सकते हैं, और जो पहली टर्म होगी 1/10² प्लस 10 × 1। तो यानी कि 10 के लिए ये जो वैल्यू हमें ऑब्टेन होगा ये क्या होगा, अगर मैं n को इसी तरह 100 और फिर n को मैं 1000 तक सेट करता हूं, तो ये जो सम है ये किस वैल्यू को अप्रोच करेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो जैसे जैसे हम n को इंक्रीज करते जाएंगे अप टू इन्फिनिटी, तो ये सम किस नंबर को अप्रोच करेगा वो इसका आंसर होगा। और इस तरह के प्रॉब्लम को करने के लिए हमने एक कंसेप्ट पढ़ रखा है जिसको हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल एज ए रीमान सम। उस कंसेप्ट को हम यहाँ पर यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर n का वैल्यू फिक्स होकर चलता है। तो उसके लिए अगर हमें उसका प्री नॉलेज है तो उसमें हम क्या कर देते हैं, नॉर्मली 1/n को रिप्लेस कर देते हैं dx से, 1/n को रिप्लेस कर देते हैं dx से। और क्योंकि ये समेशन k पर वेरी करता है तो k बाय n को रिप्लेस करेंगे x से, समेशन को रिप्लेस कर देते हैं इंटीग्रल साइन से। और इस इंटीग्रल की जो लिमिट होती है वो क्या होती है, इसकी लोअर लिमिट तो हमेशा 0 ही होती है, और जो इसकी अपर लिमिट होती है यानी कि समेशन किस वैल्यू के लिए मैक्स है, यानी कि k का मैक्स वैल्यू ऑफ k डिवाइडेड बाय n। तो यहाँ पर जो k मैक्स है वो कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है, तो n/n यानी कि आपको 1 मिलेगा और इसकी लोअर लिमिट आपको 0 मिलेगी। तो हमें लिमिट के बारे में तो पता चल गया है कि लिमिट क्या होगी। अब हमें सिर्फ एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है और देखना है कि आखिर वो किस स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है। तो ये था लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड समेशन ओवर k एंड रनिंग फ्रॉम 1 to n। और ये था विद इन स्क्वेयर रूट n² प्लस kn। अब यहाँ से हम स्क्वेयर रूट से n² कॉमन ले लेते हैं, तो ये हम लिख सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन 1/n, आउटसाइड n आ जाएगा क्योंकि n² कॉमन लिया है, 1 प्लस k/n। इस 1/n को रिप्लेस करेंगे हम dx से, इस k/n को रिप्लेस करेंगे x से। तो ये जो अब हमारा एक्सप्रेशन है इसको लिख सकते हैं 0 से 1, ये लिमिट मैंने बताया था कैसे लिखना है, और 1/ विद इन स्क्वेयर रूट 1 प्लस x dx। और ये जो फॉर्मेट बन रहा है इंटीग्रेंड फंक्शन, ये 1/x टाइप का है जिसका रूट x टाइप का है। इसका जो इंटीग्रेशन होता है क्या होगा, पावर -1 रूट x रेज टू द पावर -12 मीन्स पावर एक जुड़ जाएगी तो +1, इट मीन्स ये हो जाएगा रूट x रेज टू द पावर, सॉरी x रेज टू द पावर हाफ। यहाँ पर ये गलत एक्सप्लेन हो गया, ये होगा x की पावर -12 फिर पावर एक जुड़ेगी जब हम इंटीग्रल लेंगे, तो ये हो जाएगा x रेज टू द पावर पॉजिटिव हाफ। और इसका जो ये रहेगा 1/2, इसको ये ऐसे ना लिखकर 2 यहाँ पर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा, इसका इंटीग्रल होगा 1/, विद इन स्क्वायर रूट 1 प्लस x और 2 आउटसाइड और लिमिट फ्रॉम 0 to 1। अब इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये मिलेगा हमें 2 √2 -1, 2 विद इन ब्रैकेट √2 -1, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। लेट v be the region bounded by x equal to 0, x equal to 2, y equal to 0, z equal to 0, and this plane y plus z equal to 1। Then the value of this triple integral, तो इस ट्रिपल इंटीग्रल की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब भी हमें ट्रिपल इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके हमें रेस्पेक्टिव लिमिट भी चाहिए होगी। तो पहले जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है ये है ओवर वॉल्यूम y dx dy dz। अगर इस y को जो इंटीग्रेंड फंक्शन में है, अगर मैं फर्स्ट z के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कराता हूँ, z के रेस्पेक्ट में क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक प्लेन दिया गया है y प्लस जेड इक्वल टू 1। तो यहाँ पर मैं z की वेरिएबल लिमिट ले सकता हूँ, z की वेरिएबल लिमिट इन टर्म्स ऑफ y क्या होगी, 1 - y।
और इसकी जो लोअर लिमिट है z की वो गिवन है ही z इक्वल टू 0। तो हमें z की वेरिएबल लिमिट पता है, तो इसलिए मैं फर्स्ट z के रेस्पेक्ट में ले रहा हूं। यहां पर फिर z के रेस्पेक्ट में y की लिमिट क्या होंगी, अगर मैं इसमें जो दे रखा है एक्सप्रेशन, अगर मैं z को 0 पुट कर देता हूं, y प्लस z इज इक्वल टू 1, अगर मैं इसमें z 0 पुट कर देता हूं, y क्या हो जाता है, मेरा 1 हो जाता है, और y इक्वल टू 0 एक ये अनदर प्लेन है, तो मेरे पास y की लिमिट भी है, y इक्वल टू 0 टू मीन्स y की जो लिमिट है वो 0 से 1 तक जा रही है, और x की जो लिमिट है वो 0 से 2 तक है। तो अब मेरे पास सारी लिमिट्स हैं, तो अब इसको सॉल्व करना कोई हार्ड नहीं है। तो ये मेरी z की लिमिट है जो 0 से 1 माइनस वाई तक जाएगी, y dz dy dx, और y की जो रेस्पेक्टिव लिमिट है वो 0 टू 1 और x की 0 टू 2। अब इस एक्सप्रेशन को y को ट्रीट करेंगे कांस्टेंट की तरह, तो ये हो जाएगा y z और इस पर लिमिट रहेगी 0 टू 1 माइनस वाई, और यहाँ से जो एक्सप्रेशन ऑब्टेन होगा हमें उसको y के रेस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना होगा फ्रॉम 0 टू 1। तो हम इसको ऑब्टेन करते हैं, सॉरी इंटीग्रेट करते हैं y एंड दिस इज 1 माइनस वाई dy dx। इसको सिर्फ सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैंने लिखा है, मीन्स लोअर और अपर लिमिट पुट करने के बाद ये एक्सप्रेशन हमें मिलता है। इसका मीनिंग हुआ 0 टू 2 0 टू 1, ये हो गया y माइनस वाई स्क्वेयर। इंटीग्रेशन लेंगे इसका y के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वेयर माइनस वाई क्यूब, और जब इसमें पुट करेंगे इसके अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलेगा सॉरी 1/2 और यहाँ पर 1/3 मीन्स 3 भी यहाँ पर रहेंगे, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन के बाद मिला है, तो जो पावर है वो नीचे भी आएंगे डिनोमिनेटर में। तो ये अब मुझको मिल जाता है अपर लिमिट पुट करने से 1/2 माइनस 1/3, और ये कांस्टेंट है तो आप इसको इंटीग्रल के बाहर ले सकते हैं, और ये आपको मिलता है 0 टू 2 dx, और इसका जो वैल्यू होगा वो 2 होगा, यानी कि 1/6 इंटू 2 मीन्स 1/3, और 1/3 कौन सा ऑप्शन से मिल रहा है हमें, ऑप्शन डी 1/3 वैल्यू देता है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। सॉल्यूशन yx मीन्स जो y है वो फंक्शन है x का ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस सेटिस्फाइंग द कंडीशन y 0 पर जो है वो 4 है और y प्राइम 0 जो है वो 8 है। तो हमें सॉल्यूशन फंक्शन yx फाइंड आउट करना है। यहाँ पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है d2y ओवर dx स्क्वेयर प्लस 4 dy ओवर dx प्लस 4y इक्वल टू 0, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैपिटल डी इसका ऑपरेटर है, तो मैं इसको कैपिटल डी की टर्म्स में लिख लेता हूं। सो डी स्क्वेयर प्लस 4d प्लस 4y इक्वल टू 0। इन टर्म्स ऑफ डी ऑक्सिलरी इक्वेशन जो होगी डी की टर्म में वो क्या लिख सकता हूं मैं, डी स्क्वेयर। समटाइम्स आप एम की टर्म में या किसी भी टर्म में लिख सकते हैं एक्स, और हमारा यहाँ से मतलब सिर्फ रूट्स फाइंड आउट करना होता है ताकि हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख पाए। मैं हमेशा डी को ही यूज कर लेता हूँ, इससे मुझे कंफ्यूजन नहीं रहता। 4d प्लस 4 इक्वल टू 0, ये जो है यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप का फॉर्मेट है, यानी कि d प्लस 2 स्क्वेयर इक्वल टू 0। यहाँ से हमें पता चलता है कि d की जो वैल्यू है वो -2 है, यानी कि रिपीटेड है और रियल है। जब ये केस होता है रिपीटेड और रियल, तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है अगर x के टर्म में लिखते हैं तो वो क्या होगा, c1 प्लस c2x e रेज टू द पावर -2x, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा। और क्योंकि हमें जो कंडीशन दी गई है y0 जो है वो 4 है और y प्राइम एट 0 जो है 8 है, तो मैं इसका y प्राइम भी निकाल लेता हूँ, जो ये फर्स्ट फंक्शन ट्रीट करूंगा और इसको सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन सेम यानी कि वो ऐसे रहा, और सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन लिया मैंने।
अब सेकंड फंक्शन को मैं ऐसे ही पुट करूंगा और फर्स्ट फंक्शन का मुझको लेना होगा डेरिवेटिव। तो ये मेरा y प्राइम आ गया है। अब मैं इस पर जो गिवन कंडीशन है वो इम्पोज कर देता हूँ। तो सबसे पहले y0 जो है वो 4 है, तो 4 इक्वल टू c1 प्लस यहाँ पर 0 हो जाएगा और e रेज टू द पावर 0, इसका मतलब हुआ 1 यहाँ पर, मीन्स 4 इक्वल टू c1। तो c1 की वैल्यू आ गई है हमारे पास। अब मैं सेकंड y प्राइम को यूज करूंगा, यानी कि सेकंड कंडीशन y प्राइम में यूज करूंगा। सो 8 इक्वल टू c1, जो कि c1 की वैल्यू है 4, तो मैं इसको यूज कर लेता हूँ c2 इंटू एक्स, सो ये 0 हो जाएगा और -2 e रेज टू द पावर 0 प्लस e रेज टू द पावर 0 c2, ये मेरे मुझको मिलेगा। तो यहाँ से मुझको ये क्या मिलता है 8, और ये मिलता है मुझको -8 प्लस c2। तो यहाँ से c2 की जो वैल्यू है वो 16 मुझको मिल गई है। अब सिर्फ मुझे सॉल्यूशन लिखना है, यानी कि yx जो होगा वो क्या होगा मेरा yx c1 प्लस c2 x e रेज टू द पावर -2x, ये था। अब इसमें c1 c2 की वैल्यू रख देंगे। c1 की वैल्यू 4 थी और c2 की वैल्यू 16, तो yx क्या हो जाएगा मेरा 4 प्लस 16 x e रेज टू द पावर -2x। और इसको हम और एक्सपेंड करके लिख सकते हैं 4 e रेज टू द पावर -2x प्लस 16x e रेज टू द पावर -2x। तो हम देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन ये वैल्यू दे रहा है। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अगर y रेज टू द पावर अल्फा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो हमें ये a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर आखिर काम क्या करता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट में कन्वर्ट करता है, यानी कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो अभी एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिया गया है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इससे मल्टीप्लाई कराने के बाद गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को IF के साथ मल्टीप्लाई कराने पर थ्रू आउट हमें एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन्ड होता है। अब हमारे पास बहुत से तरीके होते हैं कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालें। तो कभी कभी हमें जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, क्योंकि ये एक नॉन एग्जैक्ट है, तो सबसे पहले इसको कंपेयर करा लेते हैं। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इससे कंपेयर कराने पर हमें पता चल जाता है कि m जो एक फंक्शन ऑफ एक्स वाई है वो है 2xy, और जो n है वो भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, वो मिलता है हमें -3x² माइनस y²। अब एग्जैक्टनेस को चेक करने के लिए या फर्दर वर्कआउट करने के लिए हमें पार्शियल m विद रेस्पेक्ट टू y और पार्शियल n विद रेस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करना होगा। पार्शियल m जो हमें मिलता है वो मिलेगा 2x विद रेस्पेक्ट टू y, और पार्शियल n विद रेस्पेक्ट टू x जो हमें मिलता है वो है -6x। अब आप यहाँ से देख सकते हैं दोनों बराबर नहीं है, तो ये नॉन एग्जैक्ट है। जैसा कि मैं पहले ही बता रहा था, देयर इज नो नीड टू चेक एग्जैक्टनेस। अब सबसे पहले ये भी x की टर्म है, ये भी x की टर्म है। तो अगर हमें एक फंक्शन चाहिए जो ओनली सिंगल वेरिएबल में मिले, यानी कि एक अनदर फंक्शन, सपोज करिए g बोल दीजिए, चाहे वो gy मिले या gx मिले, और वो मिलना कैसे चाहिए, क्या तो हमें पार्शियल m विद रेस्पेक्ट टू y माइनस पार्शियल n विद रेस्पेक्ट टू x, जो सब्ट्रैक्ट होता है पार्शियल डेरिवेटिव उसी से डिवाइड कराते हैं, उसी के फंक्शन से डिवाइड कराते हैं, यानी कि n से डिवाइड कराएंगे। यहाँ पर जो डिवाइड कराया n से, तो ये जो मिलना चाहिए हमें, क्योंकि n जो है यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होता है, तो ये फंक्शन ऑफ x मिलना चाहिए, यानी कि gx मिलना चाहिए। और अगर हम जो डिफरेंस है वो पार्शियल n विद रेस्पेक्ट टू x माइनस पार्शियल m विद रेस्पेक्ट टू y, अगर हम ये लिखते हैं क्योंकि पार्शियल m सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर m से डिवाइड कराएंगे और ये हमें मिलना चाहिए फंक्शन ऑफ y।
मीन्स जी वाई। सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। अगर इस तरह से मिलता है तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो ई रेज टू द पावर, अगर एफ वाई मिल रहा है, सॉरी एक्स के टर्म में मिल रहा है तो यहाँ पर लिख देंगे जैसे जी एक्स, और वाई के टर्म में मिल रहा है तो वाई लिख देंगे, और जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में मिलेगा उसके साथ उसको इंटीग्रेट करा देंगे। ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का तरीका है। अब हमें यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि अगर हम इसको पार्शियल एन विद रेस्पेक्ट टू एक्स माइनस पार्शियल एम विद रेस्पेक्ट टू वाई अगर फाइंड आउट करते हैं तो वो हमको जो मिलता है -8x मिलता है, क्योंकि इसका जो वैल्यू था वो -2x था और इसका जो वैल्यू था वो -6x था, तो हमें इस तरह से -8x मिलेगा। अगर हम इसको m से डिवाइड करा दें जो कि हमारा था 2x y, 2xy, अगर हम इसको m से डिवाइड करा दें तो ये हमें 2xy जो था तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमें मिलेगा -4/y। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फंक्शन ऑफ y मिल रहा है, फंक्शन ऑफ y अलोन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिंगल वेरिएबल में मिलना चाहिए। और y के रेस्पेक्ट में क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि हम y से डिवाइड करा रहे हैं या y से जो पार्शियल m है वो सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जैसे कि मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं कि क्या होगा, ए रेज टू द पावर -4/y dy, और जब हम इसको इंटीग्रेट कराएंगे ए रेज टू द पावर माइनस log y, और ये 4 पहले आ जाएगा, या इसको आप लिख सकते हैं ए रेज टू द पावर log 1/y रेज टू द पावर 4, और इसको लिख सकते हैं 1/y रेज टू द पावर 4, और इसको लिख सकते हैं y रेज टू द पावर -4। अब जो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें मिला है, जो हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला है y रेज टू द पावर -4, और जो गिवन था वो था हमें y रेज टू द पावर -a। तो आपको पता चल जाता है कि a का जो वैल्यू है, a का जो वैल्यू है ये y रेज टू द पावर a गिवन था तो -4 है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें y के टर्म्स में था तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है कि कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि y के टर्म्स में हमें मिल रहा है तो हम डायरेक्टली यही वाला लगाएंगे, मतलब m को सब्ट्रैक्ट कराएंगे, पार्शियल m को सब्ट्रैक्ट कराएंगे। इस तरह से हम चेक करते हैं कि आखिर कौन सा a का वैल्यू -4 दे रहा है, तो ऑप्शन फर्स्ट यानी कि a ऑप्शन यहाँ पर ट्रू है। यहाँ पर एक वेक्टर फील्ड f दिया गया है जो कि ये है, और इसमें जो वेक्टर फील्ड में a यूज किया गया है वो एक कांस्टेंट है, मींस कांस्टेंट रियल नंबर। और यहाँ पर एक गिवन कंडीशन दी गई है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ f विद कर्ल f इज 0 देन द वैल्यू ऑफ a। तो a का वैल्यू क्या होगा ये हमें बताना है। तो एक तो आप ट्रायल एंड एरर से इसको चेक कर सकते हैं, पर ट्रायल एंड एरर से इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कीजिए, और इस तरह के क्वेश्चंस में नॉर्मली जो गिवन कंडीशन होती है उसी का यूज़ करके हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। मींस वेक्टर f with dot product curl f is equal to 0, we will use this condition। इस कंडीशन का हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले इस कंडीशन को यूज करने के लिए हमें चाहिए होगा कर्ल f, और कर्ल f को हम नॉर्मली हम ऐसे भी लिखते हैं नैबला विद क्रॉस प्रोडक्ट f, और इसको फाइंड आउट करने के लिए हम डिटर्मिनेंट का यूज करते हैं i हैट, j हैट, k हैट, और पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, y एंड z। फिर i, j एंड k के कंपोनेंट हम लिख लेते हैं, ये है ax प्लस y प्लस a, और ये है 1, और ये है माइनस ऑफ x प्लस वाई। ये हमने लिख लिया और डिटर्मिनेंट को यूज किया। अब इस डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड करेंगे, तो एक्सपेंड करने पर जो हमको मिलेगा वो मिलेगा -1 -0 i हैट प्लस 0 प्लस 1 j हैट प्लस 0 -1 k हैट। मीन्स इसका मतलब हुआ -i हैट प्लस j हैट माइनस k हैट। ये हमारा कर्ल f आ चुका है। अब जो गिवन कंडीशन थी f डॉट कर्ल f इज इक्वल टू 0, इस कंडीशन का यूज करेंगे। तो इसके लिए हमें डॉट प्रोडक्ट लेना होगा f का कर्ल के साथ।
जो वेक्टर एफ है वो है आपका ए एक्स प्लस वाई प्लस ए आई हैट प्लस जे हैट और माइनस एक्स प्लस वाई के हैट। ये डॉट प्रोडक्ट लिया हमने इस वेक्टर का। जो दूसरा वेक्टर है कर्ल एफ वो है माइनस आई हैट प्लस जे हैट माइनस के हैट। डॉट प्रोडक्ट में आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के साथ लेते हैं और अदर के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है। यहाँ से हमें मिलेगा माइनस ए एक्स माइनस वाई माइनस ए प्लस 1 माइनस माइनस टर्न्स टू पॉजिटिव, के का कंपोनेंट पॉजिटिव हो जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 0। ये y से y कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हमको मिलेगा माइनस ए एक्स माइनस ए प्लस 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। ये गिवन कंडीशन थी जिसको हमने यूज किया। अब सिर्फ हमको इसको सिंप्लीफाई करना है तो माइनस ए कॉमन ले लीजिए फर्स्ट टू टर्म से, ये मिलेगा x प्लस 1 और लास्ट टू टर्म से 1 कॉमन ले लीजिए, ये भी x प्लस 1 मिलेगा इक्वल टू 0। यहाँ से हमें x प्लस 1 दोनों से कॉमन ले लीजिए तो ये मिलेगा हमें 1 माइनस ए इक्वल टू 0। क्योंकि हमें a का वैल्यू निकालना था तो यहाँ से मिला 1 माइनस ए इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ a इक्वल टू 1। चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन a का वैल्यू 1 दे रहा है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। पर एक मैट्रिक्स A दे रखा है जिसका साइज 3/3 है और इसका ट्रेस जो है वो 3 है। साथ ही साथ इसका डिटर्मिनेंट दे रखा है, डिटर्मिनेंट ऑफ A 2 है और 1 एक आइगन वैल्यू दे रखी है। तो ट्रेस जो होता है वो होता है सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज, यानी कि 1 एक आइगन वैल्यू है, 2 आइगन वैल्यू हमने लैम्डा 1 और लैम्डा 2 मान ली है। इस हिसाब से 1 प्लस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इक्वल्स टू 3 और प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज डिटर्मिनेंट होता है, उस हिसाब से लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 इक्वल्स टू 2। ये दो इक्वेशन हमारी सेटअप हो गई हैं। यहाँ से इसका मतलब हुआ लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इक्वल्स टू 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन दो इक्वेशन की हेल्प से आप एक इक्वेशन बनाएंगे। तो इनको फाइंड आउट करना है लैम्डा 1 और लैम्डा 2 को, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। वो होगी एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 2। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है और इसके हम रूट्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो वो जो रूट्स होंगे वो 2 आइगन वैल्यूज होंगी इस मैट्रिक्स की, क्योंकि ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई है इन दो इक्वेशन से। तो इसके रूट्स निकालते हैं तो प्लस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 माइनस 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने अप्लाई किया रूट्स निकालने के लिए, तो 2 प्लस माइनस यहाँ पर मिलेगा 4 यानी कि 2i अपॉन 2। इसका मतलब हुआ 1 प्लस आई यानी कि आयोटा और एक रूट होगा 1 माइनस आयोटा। तो हमारे पास 3 आइगन वैल्यूज मिल गए। एक तो 1 तो दे ही रखा था, 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, 3 आइगन वैल्यूज हो गई हैं। लेकिन हमें जो यहाँ पर आइगन वैल्यूज चाहिए थी वो चाहिए थी ए स्क्वेयर माइनस 2i। ए स्क्वेयर माइनस 2i की आइगन वैल्यू चाहिए थी। तो अगर कोई मैट्रिक्स ए है जिसके आइगन वैल्यूज हमें पता है लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, ये आइगन वैल्यूज हमें पता है, तो अगर हमें क्यूब की या किसी पावर की आइगन वैल्यू निकालनी है तो इनकी आइगन वैल्यूज की पावर कर दीजिए। सिमिलरली अगर आपको ए की आइगन वैल्यूज पता है और आपको किसी स्केलर की आइगन वैल्यू निकालनी है, स्केलर टाइप्स स्केलर मल्टीपल की, तो आप आइगन वैल्यूज को स्केल्ड कर दीजिए। इन दो रूल के हिसाब से इसकी जो आइगन वैल्यू होगी तो फर्स्ट 1 के करस्पॉन्ड क्या होगी, तो ये होगी 1 स्क्वायर माइनस 2, यानी कि एक आइगन वैल्यू तो इसकी आ गई है -1। तो -1 किस किस ऑप्शन में है, तो -1 ए और सी में तो है नहीं, तो ये दो तो डिस्कार्ड हो गए हैं, बी और डी हमारी करेक्ट चॉइस बन सकते हैं। अब दूसरे आइगन वैल्यू को टेस्ट कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर की जो आइगन वैल्यू होगी 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2i, ये होगा ए स्क्वायर माइनस 2i का आइगन वैल्यू। इसको सॉल्व कर लो आप, तो ये होगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2i माइनस 2।
आयोटा स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ से मिलता है माइनस के 2 टाइम्स आयोटा प्लस 1, यानी कि -2 आयोटा प्लस 1, -2 आयोटा प्लस 1 ऑप्शन डी में आ रहा है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। इसी तरह आप तीसरी आइगन वैल्यूज को भी वेरीफाई कर लेते हैं, वो होगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर -2, इसको सिंप्लीफाई किया आपने, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा -2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस के 2 आयोटा प्लस 1, यहाँ से मिलता है माइनस के 2 आयोटा प्लस 1, सॉरी पहले वाले से यहाँ पर +2i आएगा, तो ये +2i करेंगे तो यहाँ से मिलेगा +2 आउटसाइड हो जाएगा, तो 2 टाइम्स आयोटा -1, तो यहाँ पर एक आइगन वैल्यू होगी 2 टाइम्स आयोटा -1, यानी कि ऑप्शन डी ही करेक्ट है। यहाँ पर हमें एक कंडीशन दे रखी है कि n और m बराबर नहीं है, दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t आर एन से आर एम पर डिफाइन है, और सेकेंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T2 आर एम से आर एन पर डिफाइन है, और आपको बताया गया है कि कंपोजिशन ऑफ T1 T2 बाइजेक्टिव है, यानी कि 1 1 एंड ऑन 2 है, और आपसे पूछा गया है कि T1 और T2 की रैंक क्या होगी। तो इस प्रॉब्लम को करने के लिए सबसे पहले आप कंपोजिशन समझ लीजिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में। अगर F और G दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इनका कंपोजिशन अगर 1 1 एंड ऑन 2 है, तो 1 1 के केस में इनर वाला यानी कि G आपका 1 1 होगा, और ऑन 2 के केस में F आपका ऑन 2 होगा, बाहर वाला। 1 1 के केस में अंदर वाला, और बाहर के केस में यानी कि ऑन 2 के केस में बाहर वाला। सेम कंसेप्ट हम यहाँ पर लगाते हैं, तो आपको बताया गया है कि T1 T2 बाइजेक्टिव है, यानी कि 1 1 एंड ऑन 2 है, इसका मतलब हुआ T2 आपका 1 1 होगा और T1 आपका ऑन 2 होगा। अब यहाँ पर जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन है कि वो किस वेक्टर स्पेस से किस वेक्टर स्पेस पर डिफाइन है, तो अगर हम T1 का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बनाएं, तो उसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन m/n साइज का आएगा, और अब मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में आप 1 1 और ऑन 2 की कंडीशन समझिए। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में अगर आपको रिप्रेजेंटेशन ऑन 2 चाहिए, तो उसकी हर एक रो में पाइवट पोजीशन चाहिए ऑन 2 के लिए, और अगर आपको 1 1 चाहिए, तो हर एक कॉलम में आपको पाइवट पोजीशन चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है कि T2 1 1 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं T2 1 1 है, और T2 जो आपका डिफाइन किया गया है वो Rm से Rn पर डिफाइन किया गया है, तो इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन n/m साइज का होगा, और T2 1 1 है, यानी कि हमें हर एक कॉलम में पाइवट पोजीशन चाहिए, तो रैंक क्या हो जाएगी T2 की m हो जाएगी, यहाँ से T2 की रैंक को m हो जाएगी, और T1 में हमें ऑन टू चाहिए, ऑन टू के लिए हर एक रो में चाहिए हमें, तो यहाँ से रैंक ऑफ T1 क्या हो जाएगी, वो भी आपकी m हो जाएगी, क्योंकि हर एक रो में हमें पाइवट पोजीशन चाहिए, आप यहाँ पर समझ सकते हैं। तो T1 और T2 दोनों की रैंक m है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ पर हमें वो सारे x निकालने हैं जिसके लिए ये पावर सीरीज कन्वर्स कर जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरवल दे रखे हैं आपको, एक तरह से आपको यहाँ पर इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस आपको फाइंड आउट करना है, और वो आप निकाल सकते हैं अगर आपको ये पता चल जाए कि किस किस x के लिए ये सीरीज जो है कन्वर्स करेगी। तो अगर ये कन्वर्स कर रही है तो रेशियो टेस्ट हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और रेशियो टेस्ट क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ un अपॉन un प्लस 1। इसकी जो ये लिमिट है ये ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, इक्वल्स टू और लेस देन, इन दोनों कंडीशन के लिए ये कन्वर्ट, लेस देन के लिए तो ये डाइवर्स करेगी ही करेगी, लेकिन इक्वालिटी पर अगर ये इक्वल टू 1 हो जाता है, यहाँ पर टेस्ट फेल हो जाता है, यानी कि हमें चेक करना पड़ेगा कि ये कन्वर्स कर रहा है इक्वल पर या डाइवर्स कर रहा है।
मतलब इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम इसमें रेशियो टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं, और रेशियो टेस्ट अप्लाई करते वक्त मैंने यहाँ पर मोड इसलिए यूज किया है क्योंकि मैं नहीं जानता कि किस एक्स के लिए ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज है, या पॉजिटिव टर्म सीरीज है, या नेगेटिव टर्म सीरीज है। सिर्फ रेशियो टेस्ट आपका पॉजिटिव टर्म सीरीज पर ही अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको मोड ले लिया। तो मैं सबसे पहले लिमिट निकालता हूं। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मोड n अपॉन 2n प्लस 1 इसका स्क्वायर x माइनस 2 रेज टू द पावर 3n इंटू u n प्लस 1। अब मैं इसको यूज कर रहा हूं, तो 2n प्लस 3 रेज टू द पावर 3 अपॉन n प्लस 1, और यहां पर नीचे आ जाएगा x माइनस 2 रेज टू द पावर 3n प्लस 3। तो देखिए यहां से हम 2n कॉमन लेंगे, और फिर 2n स्क्वायर, ये यहाँ पर स्क्वायर है 2n प्लस 1, तो यहाँ पर भी ये स्क्वायर ही रहेगा 2n प्लस 1। तो यहाँ से 2n कॉमन लेंगे, और फिर ये 2n इस वाले 2n से कैंसिल आउट हो जाएगा, और x माइनस 2 रेज टू द पावर 3n यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये जो n है यहाँ से n कॉमन लेने पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप इसकी कैंसिलेशन ध्यान से समझ लेना वो किस तरह से हुई है। तो यहाँ पर ऊपर में बचेगा आपका 1 प्लस 3 अपॉन 2n रेज टू पावर 2, ये न्यूमरेटर में बचेगा, और डिनोमिनेटर में यहाँ से आपको क्या मिलेगा 1 प्लस 1 अपॉन 2n रेज टू द पावर 2, और यहाँ डिनोमिनेटर में इससे हमें एक ये वाला ब्रैकेट भी आएगा 1 प्लस 1 अपॉन n, और ये वाला जो ब्रैकेट है ये यहाँ से क्या मिलेगा x माइनस 2 रेज टू द पावर 3। इस तरह से मुझे अभी तक un ये मिला, और इसकी मुझे लिमिट फाइंड आउट करनी है जब n इन्फिनिटी को टेंड्स करता है। अगर n इन्फिनिटी को टेंड्स करता है तो ये सारी टर्म्स आपका 1 हो जाएगा, तो बचेगी क्या हमारे पास 1 अपॉन एक्स माइनस 2 क्यूब। ये हमारी लिमिट आ गई है और ये मोड में रहेगी। अगर ये सीरीज कन्वर्स करती है तो इस लिमिट को ग्रेटर देन 1 होना पड़ेगा। कन्वर्स के लिए इसको 1 होना पड़ेगा। अब आप ये देखिए यहाँ पर, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 1 अपॉन मोड एक्स माइनस 2 क्यूब ग्रेटर देन 1, और ये इंप्लाई करता है अगर 1 अपॉन दिस ग्रेटर देन 1 है तो इसका रेसिप्रोकल लेस देन 1 होगा। इसका मतलब हुआ x माइनस 2 क्यूब लेस देन 1। अगर x क्यूब लेस देन 1 है इसका मतलब हुआ x भी आपका लेस देन 1 होगा। तो यहां से मुझे पता चलता है कि मोड ऑफ x माइनस 2 जो है वो लेस देन आपका 1 है। अगर ये लेस देन 1 है मोड, तो इसको मैं लिख सकता हूँ -1 लेस देन x माइनस 2 लेस देन 1, और ये मुझे इंप्लाई करता है कि 1 लेस देन x लेस देन 3। इसका मतलब हुआ कि x आपका बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल 1 3 में। अगर ये लिमिट 1 हो जाए, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि अगर लिमिट 1 हो जाए तो वहां पर हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, यानी कि 1 अपॉन एक्स माइनस 2 क्यूब, ये जो मोड था अगर ये इक्वल टू 1 हो जाए तो यहाँ पर हम इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। इसका मतलब हुआ कि मोड ऑफ x माइनस 2 क्यूब इक्वल्स टू 1, और इसका मीनिंग हुआ x माइनस 2 मोड ऑफ दिस वन इक्वल्स टू 1। ये हमें इंप्लाई कर रहा है x माइनस 2 इक्वल्स टू 1 एंड माइनस ऑफ x माइनस 2 इक्वल्स टू 1। तो यहां से हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है x इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू 1। ये जो दो पॉइंट आए हैं, जैसे कि हमें पहले भी पता था कि x जो बिलोंग कर रहा था वो 1 और 3 इस इंटरवल के लिए तो कन्वर्ज है, पक्का पता है हमें। लेकिन इसके एंड पॉइंट्स पर अब हम इसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं 1 पर। तो व्हेन x इक्वल्स टू 1, ये जो x है आप सीरीज में पुट कर दीजिए,
तो जब आप इसको सीरीज में पुट करेंगे तो आपको इस तरह से सीरीज मिलेगी -1 raised to the power 3n n अपॉन 2n प्लस 1 स्क्वायर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक ऑल्टरनेटिंग सीरीज है। अगर ऑल्टरनेटिंग सीरीज है तो हम इसमें लेबनिज टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, और लेबनिज टेस्ट जब हम अप्लाई करते हैं तो हमें सबसे पहले इस सीरीज को पॉजिटिव टर्म सीरीज बनाना होगा। तो यहाँ से इसको हटा दीजिए तो बाकी हमारी पॉजिटिव टर्म सीरीज हो जाएगी, यानी कि हम इसको मोड ऑफ यू एन कंसिडर कर सकते हैं अब, या ए एन ले लीजिए। ये हो जाएगा n अपॉन 2n प्लस 1 स्क्वायर। इसको हम पॉजिटिव टर्म सीरीज कह सकते हैं, और इस पर हम लेबनिज टेस्ट लगाएंगे। लेबनिज टेस्ट की दो कंडीशन है, एक तो लिमिट ऑफ ए एन, जिसको हमने ए एन बोला है, इसको हमने ए एन बोला है, इसकी लिमिट 0 होनी चाहिए क्योंकि पॉजिटिव टर्म सीरीज है। अगर कन्वर्स करता है तो कन्वर्स होने के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि उसकी लिमिट 0 होना चाहिए, और दूसरी बात ये डिक्रीजिंग होना चाहिए सभी एन के लिए, फॉर ऑल एन। तो आप यहाँ पर देखिए इसका जो ए एन है यहाँ पर, ये क्या है, n अपॉन 2n प्लस 1 स्क्वेयर। न्यूमरेटर की पावर 1 है और डिनोमिनेटर की पावर 2 है, तो आप समझ सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर है वो रैपिडली इंक्रीजिंग हो रहा है न्यूमरेटर से, क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो ग्रेटर है। तो डिग्री ग्रेटर है तो रैपिड इंक्रीज हो रहा है, यानी कि ये एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर फास्ट इंक्रीज हो रहा है, तो रिजल्टेंट डिक्रीज होगा। मतलब डिक्रीज तो ये हो गई। अब हमें इसकी लिमिट चेक करना है, तो आप इसकी लिमिट भी चेक कर सकते हैं। लिमिट ऑफ ए एन, क्योंकि ये फास्ट डिक्रीमेंट है तो सिंपल सी बात है 0 ही होगा। यहाँ से आप n कॉमन ले लीजिए, तो n अगर कॉमन लेंगे तो ये n स्क्वायर या 4 भी बाहर ले लीजिए, 1 प्लस 1 अपॉन 2n रेज टू द पावर 2। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन n बचेगा, और जिसकी लिमिट 0 होगी, यानी कि टेंड्स कर जाएगा 0 को। लेबनिज टेस्ट की दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। इसका मतलब x इक्वल्स टू 1 के लिए ये जो पावर सीरीज है ये कन्वर्स कर रही है। अब हम चेक करेंगे x इक्वल्स टू 3। जब हम इसमें x इक्वल टू 3 पुट करते हैं तब हमें जो सीरीज है वो मिल रही है n अपॉन 2n प्लस 1 स्क्वेयर। यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्म सीरीज है। जब हमें पॉजिटिव टर्म सीरीज मिल रही है तो हम इसमें कॉमन ले सकते हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ n अपॉन 2n कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 4n स्क्वेयर, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 1 अपॉन 2n स्क्वेयर। यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ये इसका आप un कंसिडर कर लीजिए, और vn जो है वो आप कंसिडर कीजिए 1 अपॉन n। अब इसमें आप इस vn को आप p टेस्ट से कह सकते हैं ये डाइवर्जेंट है, ये डाइवर्जेंट है, और लिमिट ऑफ un अपॉन vn फाइनाइट है एंड नॉन जीरो। ये कंडीशन सेटिस्फाई कंपल्सरी होनी चाहिए, फाइनाइट एंड नॉन जीरो। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इसकी लिमिट आएगी वो 1 अपॉन 4 आ रही है। तो दोनों ही कंडीशन आपके सेटिस्फाई हो गई है। इसका मतलब un और vn दोनों का ही बिहेवियर सेम होगा। क्या तो दोनों ही कन्वर्स करेगी या दोनों ही डाइवर्स करेगी, लेकिन vn डाइवर्स कर रही है, इसका मतलब आपका un डाइवर्स करेगा। इसका मतलब हुआ कि x इक्वल्स टू 3 के लिए ये जो पावर सीरीज है कन्वर्स नहीं करती है। इसका मीनिंग हुआ कि जो हमारी सीरीज है वो सिर्फ 1 और 3 पर ओपन इंटरवल रहेगा, इनके लिए कन्वर्स करती है, औरों के लिए नहीं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर एक फंक्शन f दे रखा है जो क्लोज्ड इंटरवल 0 1 से लेकर r पर डिफाइन है, और एक इक्वेशन दे रखी है जो 0 से sin x ft dt इस तरह से दे रखी है √3/2x, और ये ट्रू है सभी x के लिए जो रियल नंबर हैं। तो हमें निकालना है f हाफ। तो अगर किसी तरह से इस इक्वेशन से अगर हम फंक्शन एफ एक्स निकाल लेते हैं तो हम उसमें x की जगह पर हाफ पुट करके एंटायर वैल्यू निकाल सकते हैं जो भी यहाँ पर पूछी गई है। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना होगा, और डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें लेबनिज रूल का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो जाएगा f ऑफ साइन x, और साइन x का डेरिवेटिव कोस x माइनस 0 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव √3/2।
अब यहाँ पर हमें मिल गया है f ऑफ साइन x इक्वल्स टू √3/2 कोस x। अब हमें सिर्फ यहाँ पर साइन x इक्वल्स टू हाफ रखना है, साइन x इक्वल टू हाफ। इसका मतलब हुआ हाफ मतलब साइन π/6। तो हम यहाँ पर रखेंगे x की जगह पर π/6, तो ये हो जाएगा f π/6 और हाफ, यहाँ पर हमने हाफ रखा, इक्वल्स टू √3/2 कोस π/6। और कोस π/6 का जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2, तो हो जाएगा 3/2 इंटू √3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, √3 से √3, तो यहाँ पर वैल्यू 1 आ जाएगा। तो इस f हाफ का जो वैल्यू है वो क्या है 1।